हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पोइट एंड पैनकेक्स चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था और आज इस सेकंड पार्ट में हम आपके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, जहां से कल हमने छोड़ा था वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। Gemini Studio was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogyar, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। देखिए, जेमिनी स्टूडियो है वो एस योगियार का, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, इन सारे कवियों का क्या था, पसंदीदा हॉन्ट का मतलब अड्डा था। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस। अब जेमिनी स्टूडियो में एक बहुत ही शानदार मेस था, भोजनालय था, जो कि क्या सप्लाई करता, क्या उपलब्ध करवाता, गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, कि दिन में और रात में दोनों समय में जो ये मैच था वो अच्छी कॉफी प्रोवाइड करवाता। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध, यानी किसी भी काम को करने से रोकना, यानी कोई इलीगल काम करने से रोकना। उन दिनों कांग्रेस का रूल था, शासन था, तो बहुत सारे प्रतिबंध थे। एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। तो इन लोगों को क्या होता कि जब ये कॉफी की मीटिंग पे मिलते तो इनको काफी संतोषजनक इनका क्या हो जाता, एंटरटेनमेंट हो जाता, यानी इनका क्या हो जाता, मनोरंजन हो जाता। आगे चलते हैं। बैरिंग द ऑफिस बॉयज एंड ए कपल ऑफ क्लर्क्स। बैरिंग का मतलब छोड़कर, ऑफिस बॉय को और कुछ क्लर्क को छोड़ के एवरीबडी एल्स एट द जेमिनी स्टूडियो रेडिएटेड लीजर। रेडिएटेड लीजर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रेडिएटेड लीजर का मतलब होता है एहसास होना, किसका? लीजर का मतलब होता है खाली समय का। अब इन लोगों को जब भी खाली समय मिलता तो वो उसका बड़ा अच्छा यूज करते, क्योंकि इनके लिए पोइट्री को पहले से क्या होना पड़ता, प्रिपेयर होना पड़ता। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, बट बियॉन्ड दैट दे हैडंट द फैंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। अब देखिए, तो जेमिनी स्टूडियो के जो अधिकांश लोग हैं वो क्या है, वो क्या पहनते हैं, वो खादी के वस्त्र पहनते हैं और गांधी जी के वर्शिप का मतलब गांधी जी के विचारों से प्रेरित हैं। वैसे वर्शिप का मतलब पूजा करना होता है, लेकिन ये लोग बियॉन्ड है, परे हैं। इनको किसी भी प्रकार के राजनीतिक विचार की कोई भी एप्रिसिएशन का मतलब होता है यहां पर समझ, कोई भी राजनीतिक समझ की, राजनीतिक विचार की समझ नहीं थी इनको किसी प्रकार की। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, देवर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। ये सारे के सारे लोग क्या थे? एवर्स का मतलब क्या थे? विरुद्ध थे। किसके? कम्युनिज्म के। यहां पे एक वर्ड आया है कम्युनिज्म। इस चैप्टर में आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। कम्युनिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट साम्यवाद। साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि समाज में जितने भी जो संसाधन हैं उन सब पे गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, यानी उनका कोई मालिक न हो, सरकार का उस पर नियंत्रण हो। और कम्युनिज्म के अंदर जो निजी संपत्ति है उसको एकदम समाप्त कर दिया जाता है। तो जेमिनी स्टूडियो के सारे लोग कम्युनिज्म के क्या हैं? विरुद्ध हैं। ए कम्युनिस्ट वॉज ए गॉडलेस मैन। अब ये लोग कम्युनिज्म के खिलाफ क्यों है? क्योंकि ये मानते हैं कि कोई भी जो आदमी कम्युनिज्म को फॉलो करता है वो गॉडलेस मैन होता है, यानी भगवान को नहीं मानता हो। ही हैड नो फिलाइल एंड कॉन्जुगल लव। उसमें कोई भी क्या नहीं होता, फिलाइल लव होता। फिलाइल का मतलब अपनी संतान से, अपने पुत्रों से, और कॉन्जुगल लव का मतलब होता है अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से। किसी भी प्रकार का उनको क्या नहीं होता है, प्रेम नहीं होता। किसको? जो कम्युनिज्म को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ही हैड नो कंपैक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, यानी उनको क्या नहीं होता, उनको, किनको? जो व्यक्ति क्या करते हैं, कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, उनको बिल्कुल भी कंपैक्शन नहीं होता, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती कि वो अपने बच्चों को और पेरेंट्स को भी मार सकते हैं। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कोज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायोलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, कि वो कम्युनिज्म फॉलो करने वाला व्यक्ति कि जो इनोसेंट और जो इग्नोरेंट पीपल है उनके बीच में अक्सर क्या करता रहता है, वायलेंस का मतलब हिंसा फैलाता रहता है। ऐसे विचार किनके हैं? जो जेमिनी स्टूडियो में जो लोग कम्युनिज्म के विरुद्ध हैं वो ऐसा लोग मानते हैं। सच नोशंस which
प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट द टाइम। अब इस प्रकार के जो जितने भी क्या थे, जितने भी नोशन थे, जो विचार थे, वो क्या होते, प्रिवेल्ड होते यानी प्रचलित होते कहां पर, साउथ इंडिया में। उस समय ऐसे विचार हर जगह क्या थे, प्रिवेल्ड का मतलब प्रचलित थे। आगे चलते हैं। नेचुरली स्वाभाविक रूप से फ्लोटेड अबाउट वैगली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो। ऐसे विचार जो जेमिनी स्टूडियो में खादी पहनने वाले लोग हैं उनके अंदर भी ऐसे विचार थे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग। अब देखिए इसका जो एविडेंस है, वो सबूत है, वो बहुत जल्दी उनको मिलने वाला था, फोर्थ कमिंग था। व्हेन फ्रैंक बोमेंस मोरल रीएर्नामेंट आर्मी। अब देखिए फ्रैंक बुमेन्स की मोरल रीएर्नामेंट आर्मी, इनको शॉर्ट में बोलेंगे MRA, ये क्या थी, सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास सम टाइम इन 1942। अब देखिए जो रीएर्नामेंटल आर्मी थी उसमें लगभग क्या थे, 200 सैनिक थे, 200 सैनिक थे, यानी 200 लोगों का समूह था। वो कहां पर आते हैं, वो 1952 में मद्रास के अंदर आते हैं। दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो। अब जेमिनी स्टूडियो से अच्छा उनको होस्ट नहीं मिल सकता था। इसका मतलब ये जो मोरल रीएर्नामेंट आर्मी है, इसमें 200 लोगों का समूह है, 1952 में मद्रास में जेमिनी स्टूडियो के अंदर आते हैं। समवन कॉल्ड द ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल सर्कस। कई लोगों ने उनको क्या बोला कि इंटरनेशनल सर्कस दिखाने वाले लोग हैं। दे वारंट वेरी good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table। अब आपको पता है कि सर्कस के अंदर तो जानवरों का खूब क्या होता है, यूज होता है, लेकिन ये जो रीएर्नामेंट आर्मी आई है इनको सर्कस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, और इनको एनिमल्स का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ कहां था, डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि ये जानवरों को वहां पर खाते थे। इसके अलावा इनको जानवरों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। आगे चलते हैं। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेस इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। अब देखिए ये जो रीएर्नामेंटल आर्मी आई है कहां पर आई है, जेमिनी स्टूडियो में। वहां पर इसने कितने नाटक प्ले किए, 2 नाटक। कौन कौन से, एक तो जोथम वैली और एक है द फॉरगॉटन फैक्टर। आप याद रखना, रन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी। अब शहर के बहुत सारे लोग हैं वो इस शोज को देखने आए। तो जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सो द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। अब जेमिनी स्टूडियो में 600 लोगों का समूह है, उसने क्या किया, ये जो 2 शो थे कौन से थे, एक तो था आपका जोथम वैली और सेकंड कौन सा है, द फॉरगॉटन फैक्टर। इन दोनों शोज को जेमिनी स्टूडियो के लोग है, कितने लोगों का समूह है, अराउंड 600 पीपल का समूह है, उसने इस शो को ओवर एंड ओवर बार बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन। अब ये जो 2 प्ले थे, जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर, इनका मैसेज बड़ा सिंपल था। मैसेज बड़ा सिंपल था कि ये लोग क्या करते थे, सिंपल होमलाइज। इनका जो मैसेज है वो बड़ा सिंपल होमलाइज होता। होमलाइज का मतलब होता है प्रवचन देना। बट सेट्स एंड कॉस्ट्यूम वर फर्स्ट रेट। अब इन दोनों नाटक के अंदर जो सेट, जो मंच और कॉस्ट्यूम, जो पोशाकें थी, वो फर्स्ट रेट थी, यानी उच्च श्रेणी की थी। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी। मद्रास और तमिल की जो नाटक की कम्युनिटी समुदाय है, वर टेरिबली इंप्रेस्ड, बहुत ही इनसे प्रभावित हुए, और अगले कई सालों तक जो तमिल नाटक थे उनमें जो सनराइज और सनसेट के जो सीन होते थे वो उसी मैनर से किए गए, जिस मैनर से जोथम वैली में और किस में, आपके फॉरगॉटन फैक्टर में जो प्लेस होते थे, इनमें अक्सर क्या होता, एक खाली स्टेज होता और एक पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होता, एक कर्टेन लगा होता, एंड ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और वहां पर बांसुरी की क्या बजती है, कि ट्यूने बजती। It was some years later, कई साल बाद में, that I learnt that the MRA was a kind of counter movement of the international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands। अब देखिए हमारे अशोकामित्रन क्या कहते हैं कि मुझे कई साल बाद में ये पता चला कि जो MRA आया था मद्रास के अंदर, ये एक तरीके से काउंटर मूवमेंट था, एक आंदोलन था, किसके विरुद्ध, इंटरनेशनल कम्युनिज्म यानी अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद के खिलाफ एक आंदोलन था। इस प्रकार जो मद्रास के बड़े बड़े जो बॉसेस थे वो उनके हाथों मान लो
क्या बन गए, उल्लू बन गए। लेकिन ऐसा मानते हैं कौन, अशोका मित्रन। आगे चलते हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ एवर, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसा हुआ होगा, दैट की दिस वॉज इंडीड द केस फॉर द चेंजेबल एस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के कोई एस्पेक्ट थे। और दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमेन द सेम। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये MRA मद्रास के अंदर आया था, उससे पहले भी जो जितने भी जेमिनी स्टूडियो के जैसे ही और स्टूडियो थे मद्रास के अंदर, उनका काम वैसे चल रहा था और इनके आने के बाद में भी ऐसे ही काम चलता रहा। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई इफेक्ट पड़ा होगा उन पे। MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, मुझे नहीं लगता इसका कोई फर्क पड़ा होगा। द स्टाफ ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड ए नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइज और एट लीस्ट 20 नेशनलिटीज। अब देखिए जेमिनी स्टूडियो के लोगों को तो काफी मजा आया, क्योंकि यहां पर जो 200 लोगों का समूह आया था, इनमें सभी रंगों के और सभी साइज के लोग थे और लगभग 20 देशों के लोग ये थे, 200 लोग हैं वो आए थे। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब ये लोग इस मेकअप डिपार्टमेंट में जो ऑफिस बॉय क्राउड प्लेयर्स के ऊपर स्लैप करता, किसको, इस पेन केक को, हम इससे बोर हो चुके थे, तो हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। ए फ्यू मंथ्स लेटर, कई महीने बाद में क्या होता है, द टेलीफोन लाइंस ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बज्ड। मद्रास के जो बड़े बड़े लोग थे, इनमें मिस्टर SS वासन भी हैं, इनके फोन की घंटियां बजने लगती है। एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड ए हुल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। अब देखिए जेमिनी स्टूडियो में एक दूसरा विजिटर आ रहा है। ऑल दे सेड वाज दैट ही वाज ए पोइट फ्रॉम इंग्लैंड। हम लोगों को क्या बताया गया, अब जेमिनी स्टूडियो में कौन आ रहा है, अब जेमिनी स्टूडियो में एक पोइट आ रहा है, कहां से, इंग्लैंड से। द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड, कि इंग्लैंड से एकमात्र कवि जिसको जेमिनी स्टूडियो के लोग जानते थे या फिर सुना होगा, वो कौन थे, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन थे। क्या हमने तो बस इन दोनों के बारे में सुना है। द मोर लिटरेट, इससे ज्यादा जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने शायद किसके बारे में सुना होगा, किड्स के बारे में, शैली के बारे में और बायरन के बारे में। और शायद एक दो लोगों ने किसके बारे में सुन रखा होगा, इलियट के बारे में। हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ, कि हम तो सिर्फ इतने ही पोइट्स को जानते हैं, तो अब जेमिनी स्टूडियो में इनमें से जो कौन सा पोइट है वो कहां पर आ रहा है, जेमिनी स्टूडियो में आ रहा है। ही इज नॉट ए पोइट, ही इज एन एडिटर। कुछ लोग क्या बोले थे कि पोइट नहीं है, वो क्या है, एडिटर है, संपादक है। दैट्स वाई, इसी कारण द बॉसेस इज गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन, इसी कारण जो हमारे बॉस हैं वो उनके बड़ा रिसेप्शन दे रहे हैं, बड़ा स्वागत कर रहे हैं। वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकेतन। अब हमारे जो मिस्टर SS वासन है, ये भी एक एडिटर है, किसके, आनंदा विकेटन, एक पत्रिका है, इसके हमारे जो SS वासन है वो भी क्या है, एक राइटर है। ही वॉजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नॉन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास। अब मद्रास के अंदर जितने भी ब्रिटिश पब्लिकेशन है उनका तो वो एडिटर था नहीं, जो व्यक्ति अभी हमारे जेमिनी स्टूडियो में आ रहा है। दैट इज दोज नोन एज द जेमिनी स्टूडियो, जिनको हम जानते हैं। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब अगुवाई। इस प्रोग्राम की जो अगुवाई कौन कर रहे हैं, जो द हिंदू के टॉप मैन है वो कर रहे हैं। द सरमाइज, सरमाइज का मतलब अनुमान। अनुमान ये था कि जो पोइट है अभी जो आ रहा है व्यक्ति, वो कौन होगा, वो कोई डेली मैगजीन होगी, उसका क्या होगा, एडिटर होगा। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन, लेकिन द मैनचेस्टर गार्जियन से तो वो नहीं होगा और लंदन टाइम्स से भी वो नहीं होगा। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस नो, कि हम लोग तो सिर्फ यही जो फेमस मैगजीन वगैरह हैं इनके बारे में जानते हैं। एट लास्ट, अंत में, अराउंड 4 in the आफ्टरनून, दोपहर के 4 बजे थे, द पोइट या कहो द एडिटर पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही एक लंबे व्यक्ति थे, बड़े अंग्रेज व्यक्ति थे, यानी अंग्रेज जैसे दिखते थे। वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, हम सारे लोग उनको जानते नहीं है। बैटलिंग विद हाफ ए डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज। अब वहां पर क्या थे, लगभग आधे दर्जन पेडेस्टल फैन लगे थे, जो हम जमीन के ऊपर रख के जो फैन चलाते हैं, ऐसे 6 फैन लगे थे, उनका स्वागत होता है। अब जो
पोइट है वो हमारे जेमिनी स्टूडियो में आ जाते हैं। द बॉस रीड आउट ए लॉन्ग स्पीच। मिस्टर एस वासन एक बड़ा सा भाषण देते हैं। इट वॉज ओबिवियस, ये स्पष्ट था, दैट की ही टू न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोइट और द एडिटर, कि शायद हमारे जो बॉस हैं उनको भी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद द वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। अब जो मिस्टर एस एस वासन जो स्पीच दे रहे थे उसमें फ्रीडम और डेमोक्रेसी नाम के वर्ड्स का यूज हुआ था। देन द पोइट स्पोक। अब उसके बाद में जो पोइट थे जो आए थे उन्होंने क्या दिया, स्पीच दिया। He couldn't have addressed a more dazed and silent audience। अब देखिए, अब जेमिनी स्टूडियो का जितना भी स्टाफ है वो उसको जानता नहीं है, तो हम सारे लोग बड़े साइलेंट थे और ऐसी ऑडियंस को शायद उसने कभी भी पेश नहीं किया था। नो वन नो, कोई नहीं जानता what he was talking about and his accent defeated any attempt to understand what he was saying। अब देखिए, हमें कुछ भी पता नहीं था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं और उनका एसेंट था, जो बोलने का तरीका था, वो भी हमें बिल्कुल भी क्या नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर। 1 घंटे तक ये प्रोग्राम चला। देन द पोइट लेफ्ट, वो चले गए। एंड वेल डिस्पर्स्ड इन अटर बेफिलमेंट। हम लोग भी डिस्पर्स्ड का मतलब बिखर गए, बेफिलमेंट का मतलब है आश्चर्य में। वॉट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people। अब सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि एक पोइट है वो एक ऐसे स्टूडियो में क्या कर रहा है जो सिर्फ तमिल फिल्में बनाता है। People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry। ऐसे लोगों की बिल्कुल भी क्या नहीं थी, इंग्लिश पोइट्री में रुचि नहीं थी। द पोइट लुक्ड प्रीटी बैफल्ड टू। अब जो पोइट है ना वो भी बड़े बैफल से दिखे, चकराए से दिखे। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द सीर इनकॉग्रेटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट। अब जो इंग्लिश पोइट आए थे कहां पर, जेमिनी स्टूडियो में, उनको भी बड़ा क्या हुआ, उनको भी बड़ी इनकैग्रेटिव महसूस हुई, यानी वो भी बड़े असंगत महसूस कर रहे थे क्योंकि ऐसी ऑडियंस को कभी उन्होंने फेस नहीं किया। हिज विजिट रिमेन एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। उनका जो विजिट था हमारे जेमिनी स्टूडियो में वो अनएक्सप्लेन्ड, एक अबूझ मिस्ट्री बनकर रह गया, पहेली बनकर रह गया। द ग्रेट प्रोज राइटर्स, जो प्रोज लिखने वाले जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, अब द वर्ल्ड में नॉट एडमिट इट। अब जो विश्व के बड़े बड़े प्रोज लिखने वाले राइटर हैं शायद वो इस बात को क्या नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मानना क्या है, मेरा जो कन्विक्शन है वो दिन प्रतिदिन स्ट्रोंगर होता गया, मजबूत होता गया, दैट की प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस। कहने का मतलब क्या है, मेरा मानना है कि प्रोज राइटिंग करना, यानी अगर कोई व्यक्ति प्रोज राइटिंग करना चाहता है तो उसमें जीनियस होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रोज राइटिंग कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, जो व्यक्ति क्या हो, जो व्यक्ति हो पेशेंट, जो व्यक्ति लगनशील हो, और वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए, वो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा वाला होना चाहिए, और वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, प्रिजर्विंग होना चाहिए, यानी धैर्यवान होना चाहिए। डज विद ए हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। अब जो व्यक्ति प्रोज राइटिंग करना चाहता है उसका दिल इतना सिकुड़ा होना चाहिए, श्रंकन का अर्थ सिकुड़ा हुआ, कि कोई उसको तोड़ नहीं सके। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन ए थिंग टू हिम। अब जब भी प्रोज राइटिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे रिजेक्शन मिल सकते हैं, तो उनका आपके अंदर कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ही एट वन सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस। अब वो क्या करे, अपने प्रोज को एक पीस के ऊपर लिखे, कॉपी के ऊपर लिखे और उसको भेज दे ऑन टू अनदर एडिटर एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटन ऑफ द मैनस्क्रिप्ट। अब जो भी उनकी मैनस्क्रिप्ट है, जो भी उनकी क्या है रचना है, वो उसको क्या कर दे, लिख के भेज दे, और उसके अंदर ये भी करेज होना चाहिए कि जब वो रिटर्न आ सकती है उसके अंदर भी वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टीनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइंपॉर्टेंट पेज। अब देखिए अब क्या होता है, द हिंदू नाम का एक न्यूज़पेपर है, द हिंदू एक अपने अखबार के अनइंपोर्टेंट पेज के ऊपर इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर पर एक घोषणा करता है, एक अनाउंसमेंट करता है। क्या घोषणा करता है
ये शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, कौन है? एक ब्रिटिश पीरियोडिकल है, उसका नाम क्या है? द एनकाउंटर। यानी द एनकाउंटर क्या कर रही है? एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइजिंग कर रही है। ऑफ कोर्स, निसंदेह द एनकाउंटर वाजंट ए नॉन कम्युनिटी अमंग द जेमिनी स्टूडियो। अब जेमिनी स्टूडियो के जो लिटरेटरी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने द एनकाउंटर के बारे में इतना नहीं सुन रखा था। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in a postage sending a manuscript to England। कि मैं अपनी जो मैनस्क्रिप्ट है, अपनी जो हस्तलिखित प्रति है, उसको इंग्लैंड भेजने से पहले मैं इसके बारे में पता करना चाहूंगा। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिस टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इनटू ए फॉरबिडन एरिया। अब हमारे पोइट है, इसके बारे में, किसके बारे में? ये जो शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट हो रहा है, इसके बारे में पता करने के लिए कहां पर जाते हैं हमारे पोइट? जाते हैं कहां पर? है ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के अंदर। अब वहां पर जो एंट्रेंस गेट था, वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा होता, कोई नोटिस नहीं था। इसका मतलब कि आप, अब जो साइन बोर्ड वगैरह लगे होते हैं तो हमको पता होता है कि हम ऐसे एरिया में, ऐसे फॉरबिडन एरिया में स्नीकिंग प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई साइन बोर्ड वहां पर नहीं थे। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन ए वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। अब वहां पर किसकी कॉपी पड़ी थी? द एनकाउंटर की बहुत सारी कॉपीज पड़ी थी, और शायद उनको रीडर्स ने एक बार भी टच नहीं किया होगा। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, अब देखिए ये जो शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट हो रहा है, द एनकाउंटर की कॉपी मैंने ली, तो उसके एडिटर का नाम जब मैंने पढ़ा, जो संपादक का नाम मैंने पढ़ा, मेरे दिल में घंटियां बजने लगी। ये पोइट वही थे जो हमारे जेमिनी स्टूडियो में आए थे। ये सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना कि जेमिनी स्टूडियो में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। अब जो ये शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है द एनकाउंटर, अब इसकी कॉपी हमारे एक राइटर पढ़ रहे हैं, और उस कॉपी पर उसके एडिटर का नाम लिखा है, और ये वही व्यक्ति है जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। मैंने क्या महसूस किया? कि मैंने मेरे लंबे समय से खोए हुए भाई को पा लिया है। एंड आई सैंग, मैंने क्या गाया? मैंने गाना गाया। एंड आई सील्ड द एनवेलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और मैंने इसको एनवेलप को सील किया और इसके ऊपर अपना एड्रेस लिखा। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। अब देखिए, ये अपनी जो भी रचना है, इसको एनवेलप में डाल के भेज रहे हैं, और शायद इनको लग रहा है कि मैं भी ऐसा ही गाना गा रहा हूं, और जो व्यक्ति सामने पढ़ेगा ना, वो भी ऐसा ही व्यक्ति गाना गाएगा। कि लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। कि अक्सर भारतीय जो फिल्में होती है, उनमें क्या होता है कि जो अक्सर लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर होते हैं, जो भाई दो खो जाते हैं, जब वो मिलते हैं, दोनों साइड से एक जैसा गाना बजता है। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वाज हिज नेम। अब पता चल गया है कि जेमिनी स्टूडियो में वो पोइट कौन आए थे, उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। एंड ईयर्स लेटर, वर्षों बाद में, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। अब देखिए, कई साल बाद में क्या होता है, हमारे अशोकामित्रन है, वो जेमिनी स्टूडियो छोड़ चुके हैं। एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी। अब मेरे पास में काफी समय था, लेकिन मेरे पास में क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे। एनीथिंग एट ए रेड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन। जब भी कोई रेड्यूस्ड प्राइस, कम कीमत पर कोई चीज मिलती, उससे मैं क्या हो जाता? आकर्षित हो जाता। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस। एक दिन क्या हुआ, मैं मद्रास माउंट रोड के पोस्ट ऑफिस के सामने वाली सड़क पे जा रहा था, ढेर लगा था कि ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच, कि 50 पैसे में नई किताबें वहां पर मिल रही थी। एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, एक ही किताब की सारी कॉपीज थी। एलिगेंट पेपर बैग था, उनका जो बाहर का कवर था वो बहुत ही शानदार था, और वो अमेरिकन मूल का बना हुआ था। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 15th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। अब जो रूसी क्रांति थी, उसके 50 वर्ष पूरे और थे, उसके उपलक्ष्य में ये स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन निकला था। उसकी कॉपीज है वो वहां पे क्या हो रही थी? बिक रही थी। आगे देखिए, आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक। मैंने 50 पैसे दिए और इसकी एक कॉपी को मैंने क्या कर लिया? ले लिया। द गोट दैट फेल्ट,
अब देखिए मैंने कॉपी जो ली है ना, उस पुस्तक का नाम क्या है? द गॉड दैट फेल्ट। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, एक बार आप आगे पढ़ो। 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism and their disillusion written। द गोट दैट फेल्ड, इस पुस्तक को किसने लिखा है? 6 एनिमेंट का मतलब जाने पहचाने 6 बड़े बड़े पोइट थे। इन्होंने 6 अलग अलग ऐसे लिखे हैं। इसके अंदर डिस्क्राइब किया, वर्णन किया है कि उनकी जर्नी कि सबसे पहले तो हम किस में गए? हम गए साम्यवाद के अंदर। फिर हमारी डिसइल्यूजन का अर्थ है निराशापूर्ण क्या हुई? वापसी हुई। यानी हमने क्या कर दिया? हमने कम्युनिज्म को छोड़ दिया। अब इसके जो 6 राइटर थे उनका नाम क्या था? एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर क्वेस्टर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। ये उन 6 के नाम है जिसने किसको लिखा है? द गॉट दैट फेल्ड को लिखा है। सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस। अचानक जो पुस्तक है, वो जो पुस्तक है उसका जो महत्व है वो मेरे लिए बहुत ही क्या हो गया? बड़ा हो गया। स्टीफन स्पेंडर, द पोइट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। ये वही स्टीफन स्पेंडर है जिसने जेमिनी स्टूडियो को क्या किया था? विजिट किया था। इन ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई फेल्ट, क्या महसूस किया मैंने? ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाई ए हैजी इल्यूमिनेशन। अचानक मेरे दिमाग के अंदर जो डार्क चैम्बर था, मानो मेरे दिमाग के अंदर एक जो अंधेरे का कमरा था वो लिटअप हो जाता है, चमक उठता है। किसके कारण? बाई ए हैजी इल्यूमिनेशन का मतलब है अस्पष्ट यादों से वो कमरा लिटअप हो जाता है, चमक उठता है। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। अब जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर स्टीफन स्पेंडर आए थे, वो पोइट आए थे, हमने पढ़ा ना ऊपर कि वो बड़ा सा भाषण दे रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनका एसेंट कैसा था, बड़े इंग्लिश मैन लग रहे थे। तो अब उनका जो जेमिनी स्टूडियो में जो विजिट था, जो भ्रमण था, अब मिस्ट्री नहीं रहा है, यानी अब वो रहस्य खुल चुका है। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज में नॉट हैव मच टू डू विद स्टीफन स्पेंडर पोइट्री। हालांकि जो हमारे जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे मिस्टर एस वासन, उनको स्टीफन स्पेंडर की पोइट्री से इतना मतलब नहीं था जितना मतलब उनको किससे था? बट नॉट विद हिज गोट दैट फेल्ड। अब मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि यहां पर द गॉड का मतलब क्या है। यहां पर द गॉड का मतलब होता है कम्युनिज्म, साम्यवाद, जो कि क्या हो गया? फेल हो गया। अब ये 6 जो पॉइंट हमने ऊपर पढ़े, इन्होंने अपनी जर्नी को लिखा है कि किस प्रकार हमने साम्यवाद में प्रवेश किया और उसके बाद में हमारी साम्यवाद से निराशापूर्ण क्या होती है? वापसी होती है। अब देखिए, जो मोरल रीअर्नामेंट आर्मी आई थी जेमिनी स्टूडियो में और जो स्टीफन स्पेंडर आए थे, ये सारे लोग क्यों आए हैं? क्योंकि ये पूरे विश्व में जो कम्युनिज्म, जो साम्यवाद है, उसके विरुद्ध एक मूवमेंट चला रहे थे, एक आंदोलन चला रहे थे। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा पोइट एंड पैनकेक चैप्टर यहां पे समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें और स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल द हम्बल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके के नए नए वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।